इसलिए बार बार हम वो चीज़ें आपके सामने लेके के भी आ रहे हैं। अब मेरे साथ राजेश पलवे भी जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, डेरिवेटिव्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, एक्सेस सिक्योरिटी से। उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज निफ्टी का तो समझ में आता है कि वो आईटी की वजह से स्ट्रेंथ ले रहा है और अच्छा पुल बैक भी इसके अंदर है। सर, बैंक निफ्टी ने भी आज अपनी स्ट्रेंथ को खोया नहीं है। एक बार आपका टेक दोनों इंडाइसिस पर, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, इवेंट से पहले जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो क्या करें? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए, जिस तरीके से निफ्टी में आज का जो मूव बना है ये काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर हम डेटा भी देखें तो 17,300 17,200 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग आज के सेशन में ऐड होते हुए दिख रही है। जो फ्राइडे के सेशन तक जो सिनेरियो बना था आज उसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है। और ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से पुट राइटर्स एग्रेसिव है, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन आगे की स्ट्राइक्स पे शिफ्ट करी है। तो ये दिखाता है कि मार्केट की रेंज तो और हायर साइड के लिए खुलते हुए दिख रही है। हमें लगता है कि आज की क्लोजिंग अगर 17,400 उसके आसपास या इसके ऊपर होती है तो फिर नेक्स्ट रेंज जो खुलती है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, वो होगी 17,650 से 17,800 तक की भी रेंज यहाँ से ओपन होते हुए दिख सकती है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से मार्केट बजट के पहले लाइट था, आज ग्लोबल संकेत भी ठीक थे। यूएस के मार्केट का भी ग्लोबल संकेत ठीक मिले थे हमें फ्राइडे क्लोजिंग के बाद से। तो वो एक पॉजिटिविटी वहां से बनते हुए अब आज हमारे मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो सारी सेक्टर ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आईटी जहां लगाट था आज वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी कल भी रह सकती है। वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी। विक्स हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, 21-22 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। आईवीज भी काफी बढ़े हुए, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि निफ्टी के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आज स्पॉट में 17,400। उसके ऊपर अगर आज क्लोज करते हैं तो हमें लगता है बहुत जल्द हम 17,650 17,800 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। यहां से अब स्टॉप लॉस रखना होगा निफ्टी के लिए करीब 17,250 का, और लॉन्ग साइड की पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का सेटअप भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस था, आज के सेशन में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी का सेटअप है, हमें लगता है 38,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करते हुए दिखेगी तो यहां से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक तो काफी अच्छे मूव बन रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 38,200 के बाद हमें लगता है जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो करीब 38,700 38,800 तक आते हुए दिख सकता है। पोजीशन लॉन्ग ही रखना है यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस जो रखना है बैंक निफ्टी में पोजीशन लॉन्ग रखने के लिए वो होगा करीब 37,750 के आसपास। तो क्लियरली यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी पर राजेश जी की राय हम देख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो काफी आते हुए दिख रहे हैं। इस बीच बाजार भी यहाँ पर मूड माहौल जो है बिल्कुल दुरुस्त रखते हुए। हमारे साथ हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे बीच जुड़े हैं। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। मानसी, दिस साइड जिस तरह से बाजार में मूड माहौल हम पॉजिटिव देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, उसके बाद जोश जो है और भरता हुआ यहाँ पर दिखा। एक तो मार्केट पर आपका आउटलुक, और अभी अभी ताजा सन फार्मा के नतीजे भी आते हुए दिखे, अनुमान से बेहतर सेट ऑफ नंबर्स भी यहाँ पर पोस्ट होते हुए हमने देखा। हालांकि मार्जिन्स में एक डिप जरूर नजर आया है टेक्निकली, सन फार्मा, और साथ ही सबसे पहले बाजार पर आपका आउटलुक। गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर आ गया है, और हमेशा हमने देखा है कि कोई बड़ा इवेंट होता है तो मार्केट अपनी एक ट्रेडिंग रेंज बना लेता है। और इस बार भी अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग रेंज है वो 17,400 के करीब की है और 16,800 पकड़ लीजिएगा। कल बजट के दिन में अगर मार्केट 17,400 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है, या तो अगर आज की क्लोजिंग हमें अगर 17,400 प्लस की अगर मिलती है तो हमें लगता है कि ये मार्केट एक बार 17,600 से लेकर 700 के लेवल्स दिखा सकता है। और साथ ही साथ अगर मार्केट 16,800 के लेवल्स शायद कल के दिन में आफ्टर द इवेंट अगर ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि ये मार्केट 16,400 तक भी जा सकता है। तो मार्केट ने एक बड़ी रेंज बना ली है और उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उस रेंज के ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जहां पे ब्रेकआउट होके ऊपर और जाने का गुंजाइश है मार्केट में। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी बनी है, और आईटी स्टॉक्स तो ऑलरेडी काफी गिर चुके थे पिछले हफ्ते, तो वहां पे भी हमने एक अच्छा सपोर्ट देखा है, और आज हमने एक बाउंस बैक भी देखा है। ब्रॉडर अगर व्यू देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट 17,400 के ऊपर है तब तक हमें मार्केट में और कुछ लॉन्ग के ट्रेड्स बनाने चाहिए। और अगर लॉन्ग के ट्रेड्स बनाने हैं तो हमें लगता है कि फाइनेंस में तो बिल्कुल फोकस करें, और साथ ही साथ सिलेक्टिव आईटी के ऊपर भी फोकस हमें करना जरूरी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर सन फार्मा की जैसे अभी आपने बात की, अगर वहां पे देखें तो उसके जो टेक्निकल पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग है।
और अगर इसके ब्रॉडर पैटर्न को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में एक बार 1000 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे भी 850 से लेकर 870 के रेंज में काफी बिकवाली है, और जब तक ये 870 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि करंट लेवल से अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन अगर हो तो उसे 850 के करीब आप एक बार मुनाफे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून श्रीकांत, आपने कहा कि बाजार एक ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है, ऐसे में क्या बड़ा पुश मिलेगा बाजार को? आपको क्या लगता है कि बजट से कौन सी बड़ी उम्मीदें मार्केट की पूरी होने की यहाँ पर हम एक सोच रख सकते हैं जिसके बाद ब्रेकआउट अचीव करते हुए बाजार दिख सकता है? देखिए, वैसे काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये मेरा खुद का व्यू है, और ये व्यू है कि जैसे कि जो यूएस है वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक न्यूज चल रही है और काफी एग्रेसिवली वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ऐसे सिनारियो में हमेशा हमें जो फॉरेन पोर्टफोलियोज जो होते हैं, एफपीआईज जो होते हैं, वहां पे हमें हमने देखा है कि काफी बड़ा लिक्विडेशन आता है और वो काफी सारे पैसे वापस सेफ हेवंस में लेके जाते हैं, डेवलप मार्केट्स में लेके जाते हैं। और अगर ट्रेंड अगर क्लियरली दिख रहा है आगे जाके, तो हमें लगता है कि शायद जो न्यूज कम जो आउटकम रहेंगे वो आउटकम मुझे लगता है कि एफडीआई के बेसिस पे कुछ हो सकते हैं, ताकि हम जो फॉरेन आउटफ्लो जो है उसे रोक सकें, या तो जो नया निवेश है फॉरेन फंड्स के थ्रू उसे बढ़ा सके। शायद लगता है उस पर्टिकुलर एक न्यूज के ऊपर, या तो उस पर्टिकुलर एक न्यूज लेके उसके ऊपर बड़ा काम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी वजह से आने वाले दिनों में जो आगे जो बड़े बड़े आईपीओ आने वाले, जैसे कि एलआईसी का आईपीओ आएगा, या तो और भी जो बड़े कंपनीज है जो लिस्टिंग, एनएससी का आईपीओ है, ऐसे बहुत सारे आईपीओज है। अगर उन सभी आईपीओज के लिए अगर एक अच्छी लिक्विडिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो तभी फुलफिल हो सकती है, और इसी वजह से हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट है शायद एफडीआई के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता है। जेंटलमैन, स्टे विद अस। एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई थी इकोनॉमिक सर्वे में, खास तौर पे ये लिखा था कि गवर्नमेंट का फोकस नेक्स्ट 10 साल के लिए एक जबरदस्त कैपेक्स ड्राइव का होगा, रेलवेज के लिए स्पेसिफिकली। ये काफी हद तक उसी लाइन पे है। हमने 2 दिन पहले समीर ने एक काफी डिटेल्ड स्टोरी यहाँ 18 और स्वदेश से ब्रेक की थी। इनफैक्ट ये सबको पता है कि रेलवे बजट अब ओवरऑल बजट का पार्ट है और अलग से नहीं होता है, लेकिन समीर का यह कहना है कि इस बार बजट के डिस्कशन में रेलवे बजट को लेके और रेलवे स्पेस को लेके बहुत स्पेसिफिक गाइडेंस आएगी, और एक लॉन्ग टर्म ओवरऑल खाका तैयार किया गया है बड़े कैपेक्स का। आज आपने हिंट्स देख ही लिए इकोनॉमिक सर्वे में उसके, तो समीर वापस आए हैं और काफी इम्बोल्डेंड है कि उनकी स्टोरी सही बैठती हुई नजर आ रही है। समीर बताइए, आपने दोबारा अपने सोर्सेज से चेक किया होगा कि देखिए भाई हिंट्स तो आ रहे हैं, तो क्या आपका फीडबैक है अब? बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार का जबरदस्त फोकस है इंफ्रा सेक्टर पे। यही माना जा रहा है कि रेलवे और रोड्स और हाईवेज वो सेक्टर हैं जिसमें सरकार न केवल ज्यादा पैसा खर्च करेगी बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन सेट करेगी। और उसी दिशा में हमने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे में रेलवे सेक्टर को लेकर के सरकार ने साफ कर दिया है कि ये एक लंबा रोड मैप रहने जा रहा है, जिसमें सरकार न केवल ज्यादा पैसा खर्च करेगी रेलवे इंफ्रा में सुधार को लेकर के, इसमें बेहतरी को लेकर के, बल्कि ये आने वाले वक्त में जो रेलवे की जो काया पलट की जो कहानी कही जा रही है उसको हकीकत में आने वाले बजट में पेश भी किया जाएगा। तो माना ही जा रहा है कि अगले 8 से 10 साल में रेलवे में आप 10 से 12 लाख करोड़ का पैसा लगता हुआ देख सकते हैं, जिसमें निजी निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। और रेलवे का कोई भी पहलू हो, ट्रेन चलाने से लेकर के रेलवे स्टेशन तक में, यात्री सुविधाओं से लेकर के टिकटिंग तक में, आप तमाम क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि कई कदम आगे बढ़ने की एक खाका आने वाले बजट में पेश किया जाएगा। तो एक लंबा रोड मैप जिसमें अच्छी खासी रकम 10 से 12 लाख करोड़ की निवेश की बात इसमें आप बजट में देख सकते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका इशारा किया गया है। इस सबके अलावा यात्री सुविधाओं के नजरिए से, चाहे अगर आप देखें पैसेंजर ट्रेन के लिए तो बुलेट ट्रेन का ऐलान हो सकता है, आप सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी को हकीकत में तब्दील होता हुआ देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन का ऐलान होगा। इसके अलावा एल्युमिनियम बेस्ड जो कोचेज हैं उनको भी रेलवे में शामिल किया जाएगा। और इसके जरिए एल्युमिनियम बेस्ड पे मैं जो जोर दे रहा हूं उसके पीछे वजह यह है कि ये एक लाइट वेट कोचेज होते हैं जिसके जरिए लागत कम है
और रिटर्न ज्यादा है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी में कई गुना रेलवे सुधार कर पाएगी और जो इससे फायदा होगा रेलवे को रेवेन्यू टर्म्स में वो काफी बेहतर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा रेलवे को लगता है कि कदम आने वाले भविष्य के लिए, रेलवे के भविष्य के लिए बेहतर होने जा रहा है। अब बात आती है कि जहां से रेलवे को सबसे ज्यादा कमाई होती है, यानी कि फ्रेट सेगमेंट, माल भाड़ा, यहां पर रेलवे कई बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। पहली बार ईएमयू पार्सल ट्रेन चला सकती है, पहली बार टाइम टेबल बेस्ड फ्रेट ट्रेन चला सकती है, पहली बार आप छोटे छोटे जो कंटेनर जिनको रेलवे ने हटा दिया था अपने नेटवर्क से, उनकी वापसी होता हुआ देखेंगे, जिसके जरिए जो ई कॉमर्स प्लेयर है उनको भी रेलवे आकर्षित करना चाहेगी। तो ऐसे कई दिलचस्प ऐलान पिटारे में हो सकते हैं और जिसको लेकर के रेलवे को लगता है कि आने वाले 8 से 10 साल में रेलवे की कायापलट मुमकिन हो सकेगी। जी चलिए, बिल्कुल। तो एक बड़े कैपेक्स का यहाँ पर बात सामने आई है इकोनॉमिक सर्वे में भी, और ये समीर ने कुछ दिन पहले ही एक्सक्लूसिव शेयर की थी स्वदेश पे कि इस बार रेलवे बजट को एक बड़ा कैपेक्स दिया जा सकता है, एक बड़ा 10 साल तक का रोड मैप भी बनाया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया समीर इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ये समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से। पवन मुंजाल से हमने बात की केशव भजनका से। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। Should focus on prioritizing infrastructure-led capex to facilitate broad-based recovery. Some of the other growth-inducing measures that the budget could consider relate to front-loading fund transfer to the states for capex and a push towards affordable and rental housing. Government already has programs around housing, affordable housing. Now is the time to give it a big push. An impetus should be given to improving ease of doing business once again and reducing cost of doing business. Costs have really gone up in these recent times. We have to improve consumption demand by steps such as augmenting rural income through increased allocation on Manrega, rural infrastructure creation, etc. Focus on improving the health infrastructure and subsidized credit to SMEs and contact-intensive sectors is really, really important. It was a revolutionary budget. It was a remarkable budget. जो थ्रस्ट गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे दिया है, मुझे लगता है कि इससे पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी बेनिफिट की है। आप देखेंगे कि जीएसटी कलेक्शंस आर एट एन ऑल टाइम हाई, सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव, जैसे मैं पहले भी बता रहा था। तो मैं होप करूंगा कि गवर्नमेंट इसी सेक्टर पे, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस को कंटिन्यू करें। और अगर आगे जाके जैसे आप देखेंगे चाइना और जापान, मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज जहां एक बूम आया, जहां एक 10% प्लस ग्रोथ रेट देखने को मिला, वहां रियल एस्टेट सेक्टर इसको ड्राइव कर रही थी। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए चाहिए। सो आई थिंक अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे तो देयर विल बी सब्सटैंशियल बेनिफिट, नॉट जस्ट फॉर अस, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लिए, पूरे इकोनॉमी के लिए एज अ होल काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और मैं होप करता हूँ कि जिस तरह लास्ट ईयर एक बहुत ही मजबूत बजट था, इस साल भी गवर्नमेंट ऐसे ही एक बजट लेके आए। देश का बजट देखिए सिर्फ और सिर्फ 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं बजट के ठीक पहले बाजार में जोश बिल्कुल कायम है और आप देखिए 17,376 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है ट्रेड, 58,120 के स्तरों पर सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे 37,961 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन कल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बजट, लेकिन साथ ही हर महीने की पहली तारीख को ऑटो बिक्री के आंकड़े, और इस बार के ऑटो बिक्री के आंकड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 के पहले ऑटो बिक्री के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। जनवरी की ऑटो सेल्स कैसी रह सकती है, अनुमान लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, बताएं ऑटो बिक्री के आंकड़ों से इस बार क्या उम्मीदें हैं?
तो जानवी बिक्री की उम्मीदों की अगर बात करें तो एक बार फिर से पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ये दो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि बाकी सेगमेंट्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं बिक्री के आंकड़ों में। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। चिप शॉर्टेज की जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके सुधरती हुई नजर आ रही हैं और जो कुछ कंपनीज का जो सीएनजी पोर्टफोलियो है वहां पे मांग सबसे ज्यादा मजबूत बताई जा रही है, जिसका फायदा टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी को होता हुआ मिल रहा है। इनमें अगर बात करें तो पर ऑटोमोटिव डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा शानदार ग्रोथ वाई बेसिस पे दर्ज करती हुई नजर आ सकती है, फॉलोड बाय टाटा मोटर्स। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इस बार करीब 37,000 यूनिट्स बेचने का हमारा अनुमान है। वहीं अगर मारुति सुजुकी को देखें तो साल दर साल सपाट बिक्री यानी 1.65 लाख यूनिट्स इस बार हमारे उम्मीदें हैं कि कंपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली रिकवर कर रही है। इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ आयशर मोटर्स वीसीवी सेगमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में करीब 35,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बेचती हुई नजर आ सकती है। पर अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो इनका जो सीएनजी पोर्टफोलियो है वो इतना मजबूत नहीं है। आगे चल के कंपनी स्पेस में एंट्री जरूर ले रही है, पर बीते महीने में 13,500 कुल यूनिट्स बेचने की हमारी उम्मीदें हैं। टू व्हीलर सेगमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे रूरल डिमांड इतनी मजबूती से नहीं वापस रिकवरी दिखाई है। साथ ही इन्वेंट्री लेवल्स फिलहाल अभी काफी ज्यादा हाई हैं और इस बार ये रिपोर्ट्स में सामने आया है कि जो एक्सपोर्ट्स का फायदा जो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनीज को मिलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि वहां पे वो बहुत शानदार ग्रोथ थी, इस महीने वो इतनी उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं सेगमेंट से। बजाज ऑटो में 11% की साल दर साल गिरावट की उम्मीद है। वहीं आयशर मोटर्स इस बार 60,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचती हुई नजर आ सकती है। टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प में भी डबल डिजिट डिक्लाइंस की हमारी उम्मीद है। और आखिरी में ट्रैक्टर सेगमेंट्स की बात करें तो कई सारी एग्रेरियन स्टेट्स हैं जो कि अभी जो है उनमें चुनाव होने वाले हैं। साथ ही ये जो सीजन है वो ट्रैक्टर बिक्री के लिए थोड़ा सा वीक बताया जाता है। इसके लिए मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो M&M ट्रैक्टर डिवीजन और एस्कॉट्स में थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, बट एक ऊंचे बेस के चलते भी यहाँ पे जो इनकी बिक्री अगर साल दर साल कंपेयर करें तो वहां पे गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेगमेंट इसमें कमर्शियल, पैसेंजर, ट्रैक्टर डिवीजन के कैसे सेल्स के आंकड़े आ सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर सभी देख ही पा रहे थे। दो टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। राजेश सर, एक शेयर अभी मेरी लिस्ट में आया, मैंने थोड़ी देर पहले देखा उसको, वो है पीएनबी गिल्ड। अच्छी खासी बढ़त इसके अंदर आई है। अब खबर मार्केट में अब हर तरह की खबर आती है, बजट से पहले की खबर यह है कि शायद कुछ टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो सकता है बॉन्ड्स को लेकर। अगर होगा तो क्या है, चार्ट पे ठीक दिखता है, शेयर थोड़ा छोटा है इसलिए पूछना जरूरी है। आज की मूवमेंट से काफी सारे रिटेलर अट्रैक्ट होते हैं इस तरफ से शेयर्स पे, तो आप जरा बताइए करना क्या चाहिए पीएनबी गिल्ड। तो डिम्पी जी, काफी लंबे समय से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा था। अगर हम इसका देखें लास्ट 5-6 महीने का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक पे 65 से लेके 75 ये एक रेंज बनी हुई थी और आज ये इसने अपर बैंड को यहाँ पे टेस्ट करते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी बनी है और जो स्टॉक अब इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद अपने हायर बैंड को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 75 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो फिर स्टॉक में 80-85 तक के अपसाइड के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है और आज का मूव ये दिखाता है कि ये स्टॉक अपने अपर बैंड को क्रॉस करते हुए दिख सकता है। तो 75 के ऊपर कंडीशनल बाय रहेगा। अब यहाँ से 75 का लेवल क्रॉस होता है तो बाय किया जा सकता है और अपसाइड के टारगेट होंगे 84 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे उस समय हम 69 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है राजेश, आज इन्फो एज का काउंटर आप देखिए 11% ऊपर है और हमने देखा भी उन सब स्पेस में जहाँ काफी ज्यादा बीटन डाउन हो गए थे और पूरे आईटी पैक में आप देखें तो सबसे ज्यादा आईटी, फिनटेक, इन सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स में भी वहां पर भी एक अच्छी डेंट पड़ी थी। उनमें अब एक बहुत शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। उनमें से एक इन्फो एज भी है, आज 11% ऊपर। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी। यहाँ अभी अब ट्रेडिंग के और मौके बनते हैं। फंडामेंटली तो ऑफकोर्स अच्छा काउंटर, लेकिन अगर किसी ने अभी भी नहीं खरीदा और इस तेजी को देखकर रुक गए हो तो आपको लगता है अभी भी बाउंस बाकी है? तो प्रियंका जी देखिए, पूरे आईटी पैक में और देखें तो हम एक अच्छा रिवर्सल बना है लोअर साइड से। सारे स्टॉक्स में एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिखा है। इन्फो एज की अगर हम बात करें, नौकरी की बात करें, तो जिस तरीके से ये स्टॉक में जो एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे थे, आज की रिकवरी काफी सिग्निफिकेंट है और जिस तरीके से अब स्टॉक 4800 के ऊपर सस्टेन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि अगर ये लेवल के ऊपर ही रहा, अगर 4800 के ऊपर ये अगर टाइम बिताता है तो बिल्कुल यहाँ से एक अपसाइड का यहाँ से एक
यहाँ से मूव देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को फिर 5300 की तरफ लेके जा सकता है। हालांकि स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में जरूर ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, लेकिन जो रिकवरी बनी हमें लगता है ये 5300 5400 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 4800 का स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास पोजीशन है वो 4800 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, और नई फ्रेश पोजीशन भी 4800 के स्टॉप लॉस से बनाई जा सकती है 5200 तक की टारगेट के लिए। ये 4800 का स्टॉप लॉस इन्फो है, जहां पर मूवमेंट हम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्शन, यहां पर 5200 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेंटेन किया जा सकता है, और नई पोजीशंस बनाने के लिए भी इसी स्टॉप लॉस के साथ एक बार एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं हम। श्रीकांत जी, आपसे बैंकिंग स्पेस पर पर्टिकुलरली करूर वैश्य बैंक यहाँ पर तीसरी तिमाही के नतीजे आते हुए दिखे हैं, और देखिए क्या शार्प अपटिक यहाँ पर हम देख रहे हैं, करीब 6% की बढ़त के साथ बिल्कुल चार्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें यहाँ पर 185 करोड़ पर, नेट इंटरेस्ट इनकम 17.8% की बढ़ोतरी दिखाते हुए, ग्रॉस एनपीए 7.4% से 7% ऑन क्यू बेसिस, और नेट एनपीए 3% से 2.6% पर आते हुए 51.35 पर करूर वैश्य बैंक पर राय क्या होगी? देखिए, वैसे इस बार जो बैंक के नतीजे हैं वो सभी अच्छे आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके जो स्लिपेजेस है वो कम होते जा रहे हैं, और यही इसका एक रिवर्स ट्रेंड हमने देखा था 2 साल पहले, जब इन सभी में स्लिपेजेस बढ़ते जा रहे थे, और इसी वजह से हमने काफी बड़ा उन सभी में एक बड़ा फॉल देखा था। आई थिंक उसी की अभी एक रिवर्स एक्टिविटी देखने मिल रही है, और आज तो अभी अगर आप देखें तो करूर वैश्य ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी किया है। अगर प्योरली ओवरऑल अगर फाइनेंस स्पेस की अगर बात करें तो हमें लगता है कि हर एक बैंक स्टॉक में अच्छी तेजी बनी है, और भी अच्छी तेजी बन सकती है। नो डाउट कि करूर वैश्य अच्छा चल गया है। अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस इसके जो प्रीवियस हाइस थे 55 से लेकर 58 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रैली आएगी इसमें आप एक बार आपका मुनाफा बुक कर लीजिए, या तो आप इसमें से एग्जिट करके आप किसी और अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं, ताकि अगर मार्केट में किसी भी वजह से अगर कोई सेल ऑफ अगर आता है तो आप उसमें सरवाइव कर सकेंगे। हमें लगता है कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, इन स्टॉक्स में आप स्विच कर लीजिए, यहाँ पे बड़े रिटर्न्स आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। ठीक है, करूर वैश्य बैंक के नंबर्स और नंबर्स के साथ का उसका रिएक्शन और उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए ये भी आपको बताते हुए श्रीकांत आगे बढ़ते हैं। ब्रेक का समय हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमने बातचीत की थी आज समीर अरोड़ा से, हमने बातचीत की थी नीलेशी से, हमने बातचीत की थी मधु खेला से। तो इन तीनों से बातचीत एक साथ ही आप भी सुन लीजिए। It has not happened last year for variety of reasons, because people could not travel, there was not enough data, due diligence, etc., etc. But I am quite optimistic, and I feel that the government is fairly determined to get it done. Ultimately, Nikunj, the good and the bad part is that we are living in a democratic system. There are laws and there are courts, and etc., etc. So, and there are vested interests who are not interested that some of these companies should get privatized. But I think the government intent is very clear. Air India, even though small, but a strong validation of that intent. It was a tough one. If you and I would have talked that Air India can get privatized 5 years back, it would have looked impossible. The fact is that it has happened. So I am quite optimistic that in the current year, we will see few companies getting disinvested. Nikunj, just on a worry side, I must mention that the oil price, which is at $90, not too much capex has gone into oil. So we have to monitor this very, very closely, that this should not go out of hand, because this is very important from India perspective. Already at $90 of oil, we are fairly stretched. And also we have to monitor, what happens to global liquidity and global interest rates. So as of now, I'm not too worried. I don't think markets are discounted whatever is coming, at least in the next 2-3 quarters. But beyond that, if inflation really persists and you have a significant interest rate hike beyond what is envisaged by the market, so that will become kind of a dampener for the overall sentiments. मुझे लगता है जी कि इस बार बजट से एक्सपेक्टेशन थोड़े कम है। ये नहीं कि कोई कह रहा है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, बट लगता है कि बजट का हर साल जो है इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें बजट में होती हैं वो नॉर्मली होती हैं टैक्सेस, एक होती हैं डाइवेस्टमेंट्स, एक होता है किसी
सेक्टर को लिबरलाइज करना या कोई डाइवेस्टमेंट वगैरह अनाउंस करना या प्राइवेटाइजेशन, ये बड़ी बड़ी चीजें मार्केट को हमेशा इंटरेस्टिंग लगती थी। और ये सब चीजें मोस्टली मुझे लगता नहीं कि इनमें कोई आप बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस आपने रिसेंटली कट किए, कैपिटल गेन्स वगैरह का मुझे लगता नहीं कि कोई गवर्नमेंट का व्यू है कि ये सब चीजें चेंज करी जाए या एसटीटी चेंज किया जाए। और जो डाइवेस्टमेंट वगैरह है उसमें पुरानी डाइवेस्टमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसे बीपीसीएल वगैरह। तो अगर आप उसी को रीएम्फसाइज करेंगे या नहीं करेंगे या एक आध और का नाम भी जोड़ दें, इससे मुझे लगता नहीं कि मार्केट को कोई बड़ा प्लस या माइनस फायदा होगा। इसलिए मुझे लगता है इस बार का बजट मार्केट के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। इंडिया एक बहुत ही एक शुरुआत की स्टेज पे है, एक अपने ग्रोथ साइकिल और डेवलपमेंट साइकिल। तो हर जो कदम उठाने चाहिए जिससे निवेश को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, और एक जो रास्ता रहता है निवेश को बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ावा मिले, वो है एक बहुत ही बढ़िया टैक्स रिजीम जो जहां पे एक्सेसिव टैक्सेस ना हो। तो हमारा ऐसा मानना है कि पहली बात जो है कि ये जो बजट है उसमें कोई नए टैक्सेस नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स है उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात कि अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो अगर जो अभी 1 साल के ऊपर 10% का टैक्स रेट है, हो सकता है कि उसमें अगर ट्वीक किया जाए और जो 3 साल या 5 साल के ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट्स रहे उसके ऊपर कोई टैक्स रेट ना हो। अगर ऐसा कोई कदम आता है तो वो हमारा मानना है कि वो बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। वो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट के लिए तो बहुत ही एक पॉजिटिव है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो पिकअप होगी उसमें एक बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिल सकता है, एक बहुत ही बड़ा बूस्टर मिल सकता है। हमारा ऐसा मानना है कि कोई नए फ्रेश टैक्सेस नहीं आनी चाहिए, और जो टैक्स रिलैक्सेशन हो वो ऐसे रिलैक्सेशन होने चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ोतरी मिले और एक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को भी एक बहुत ही बढ़िया बढ़ोतरी मिले। इस टाइप के टैक्स एग्जेम्पशन हमेशा एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस के तौर से ही मार्केट लेगी। इन्फो एज के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने सुबह भी आपको प्री मार्केट में बताया था कि नंबर्स और कमेंट्री बहुत सॉलिड आई है। वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। 2-3% के गेन के साथ खुला और देखिए इस समय 11% के गेन। लेकिन इसमें रूट कॉज ऑफ कोर्स ट्रिगर तो बड़ा है ही है नंबर्स का, लेकिन अगर आप इसका 6 महीने का ग्राफ देखें तो बाजार में एक व्यू ये आया कि इसके जितने भी ट्रिगर्स हैं वो प्ले आउट हो गए, क्योंकि जोमेटो जिसमें इनका स्टेक है लिस्टिंग हो गई थी, पॉलिसी बाजार में हो गई थी। तो ये जो वन साइडेड रैली थी देखिए वहां से पीटर आउट होती हुई चली जा रही है। 7,000 के पास जाके बाजार ने इसको छोड़ दिया था एक तरह से भाव, तो ये वैल्यू जोन में वापस आ गया था। जब अच्छे नंबर्स आए तो कमेंट्री अच्छी आई तो स्टॉक रिएक्ट कर गया। क्या था ऐसा उस कमेंट्री में, आइए छोटी झलक सुनते हैं। Tech stocks correct in the US, and if liquidity sort of dries up, then of course it will have an impact on valuations and multiples of companies in India, both in the public and in the private market. Having said that, I think there are multiple stories playing out. Of course, there is a liquidity story, there's an interest rate story, but there's also a story of performance, right? So if companies which continue to perform will continue to do well, in my view, investors will continue to back them. And then the other story, which, I am sort of waiting to see play out is whether India will get back to 7% plus GDP growth or not. Because, when we went into COVID, India had slowed down considerably. GDP growth had become 4.5%, 5%. But now there are signs that the economy may be booming once again. So if we see India go back to 7-8% GDP growth for the next few years, there will be a different India and a different story altogether. राइट चलिए एक और रिजल्ट रिएक्शन की बात करते हैं। वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब। स्टॉक डेज हाई पे है और सुबह हमने मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने बताया कि जो आपका प्राइसिंग प्रेशर है वो उतना ज़बरदस्त है नहीं। ये सबसे बड़ा इशू होता है किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली फार्मा स्पेस में। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस उतने ज़्यादा होंगे कि वो कोई भी प्राइसिंग प्रेशर जो है उसको सेट ऑफ कर देंगे। आइए सुनते हैं वो भी, उसके बाद श्रीकांत से डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। हाँ तो देखिए यूएस बिजनेस में जो जेनेरिक्स बिजनेस का मॉडल है उसमें प्राइस इरोजन एक बहुत कॉमन चीज है, जो कि इंडस्ट्री का एक कहीं मॉडल है।
और इसको ऑफसेट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और अपने बेस पोर्टफोलियो में शेयर गेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें पिछले 10 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे इस बिजनेस में, तो उसमें से 8 क्वार्टर्स में हमारे बिजनेस में ग्रोथ आई है। और उसका रीजन है कि हम लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, वो मोमेंटम है। हर साल हम लोग 25 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और इस बिजनेस में परफॉर्म करने का यही एक तरीका है। और इस साल हमारे कुछ अच्छे लॉन्चेस रहे हैं, इसी वजह से हर क्वार्टर में हमने ग्रोथ दी है। और अगर आप हमारी पाइपलाइन देखें तो पाइपलाइन में कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का और फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स का बड़ा अच्छा प्रोपोर्शन है। एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हम यूएस बिजनेस में ग्रो करेंगे। स्ट्रॉन्ग कमेंट्री और रिजल्ट के इम्पैक्ट पे स्टॉक 3.5% ऊपर। श्रीकांत, डॉक्टर रेड्डी के चार्ट्स पे क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, तो अजय जी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो अपने काफी बड़े सपोर्ट के करीब आ चुका है। 4100 4200 अगर इन लेवल्स को अगर आप एक साल के चार्ट में अगर आप डाल के देखते हो तो हमें एक बात समझ में आती है कि कई बार 4150 4200 से इसने रिवर्स टर्न लिया है और स्टॉक काफी अच्छी तरीके से चला है, यानी कि 5300 5400 के लेवल्स उसने कई बार दिखाए हैं। इस बार भी हमें लगता है कि रिजल्ट आने के बाद जो इसमें जो एक फॉल आया था, रिजल्ट के पहले जो फॉल आया था उसके बाद जो रिकवरी बनी है वो इंडिकेट कर रही है कि वापस इसे 4100 के करीब का सपोर्ट मिला है और ये स्टॉक वापस कम से कम 5000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स को छू सकता है और या तो बेस्ट केस में शायद 5300, लेकिन मिनिमम हमें लगता है 5000 के लेवल से वापस दिखा सकता है। और काफी सारे फार्मा स्टॉक स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो करंट लेवल से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इसे लिया जा सकता है। श्रीकांत, एक और सेक्टर पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि FY22 के लिए जो कैपेक्स था वो लगभग 5.5 लाख करोड़ रखा गया और अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ स्पेस और होगा। तो और इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि इंफ्रा स्पेस, सीमेंट, ये इन तमाम स्पेसेस में आप देखें तो एक अच्छा स्पर्ट आज बना हुआ है। कौन से स्टॉक्स यहाँ बाय कर सकते हैं इस ट्रिगर के साथ कि यहाँ पर अगर कैपेक्स पुश मिलता है तो जाहिर तौर पर, हालांकि कैपिटल गुड स्पेस आप देख लें ऑलरेडी बाजिंग था पीछे गुजरों में, इनमें इतना बीटन डाउन नहीं हुआ पीछे के सेक्टर, पीछे के जो सेल ऑफ में, लेकिन फिर भी कहां और कुशन दिख रहा है जहां और ट्रेडिंग के मौके बनते हो? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि एक हमने जो रैली देखी थी वो कमोडिटीज में देखी थी और एक बड़ी रैली के बाद अभी वहां पे हमने करेक्शन देखा है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। बट एक जो डिमांड थी वो डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल गुड्स से जो आनी थी वो लगातार बनी है और हमें लगता है इसकी वजह से जो बड़े दिग्गज कंपनियां जैसे कि L&T है या NCC है, इवन HCC जैसी छोटी कंपनी है या तो IRB इंफ्रा है, हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी रहेगी। थर्मैक्स है, सीमेंस है, ABB है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हमें लगता है कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन यानी NCC और साथ ही साथ IRB, इन दो के ऊपर फोकस करें। ये दो स्टॉक्स करंट लेवल पे भी अभी काफी उतने बड़े नहीं है जितना L&T बढ़ चुका है। नो डाउट कि L&T में 20% की गुंजाइश है, लेकिन हमें लगता है कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन और IRB इंफ्रा में यहाँ से कम 20 से 30% की गुंजाइश अभी भी बाकी है और इसी वजह से हमें लगता है कि इन दो स्टॉक्स के ऊपर यानी कि नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, NCC और IRB इंफ्रा के ऊपर फोकस बनाए रखें। कोई भी करेक्शन आए तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए या तो करंट लेवल से भी आप खरीद सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए। आपने नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी और साथ ही IRB इंफ्रा पर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए करंट लेवल्स को देखते हुए भी आगे के लिए मोमेंटम काफी पॉजिटिव, फंडामेंटल्स मजबूत, जिसके चलते खरीदारी की राय यहाँ पर श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन राजेश जी, इमामी एक बार देखिए, अभी चार्ट्स एक सडन स्पाइक देखकर गिरे हैं। खबर एक आती हुई दिखी यहाँ पर 3 फरवरी को कंपनी की बायबैक को लेकर एक बैठक है। एक तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मार्केट को कैसे देखा जाए और इमामी के लिए यहाँ पर एक ट्रिगर जो कि अभी भी कुछ दिनों में आने वाला है, उससे पहले क्या करें? तो मानसी जी देखिए, स्टॉक एक काफी बड़े करेक्शन के दौर से गुजरता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं, स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने जो लोअर बैंड था इसका चैनल का 470 के आसपास, वहां से सपोर्ट लेके स्टॉक ने जरूर एक पुल बैक का ट्रेड दिखाया, लेकिन अगर इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो स्टॉक एक वीक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ये जो पुल बैक बना है यहाँ पे जरूर सप्लाई वापस बनता हुआ दिखेगा हायर साइड में। जब तक ये स्टॉक 520 525 के लेवल को क्रॉस नहीं
करेगा, कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आएगा वहां जरूर एक सप्लाई बनेगा। लोअर साइड पे 470 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 470 के लेवल को तोड़ देता है तो ये जो करेक्शन है ये और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और स्टॉक में 440 तक की भी डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख सकती है। तो अभी हमें लगता है कि ये एक रेंज में ट्रेड करेगा कुछ समय के लिए। 470 520 ये एक रेंज रहेगी। अगर ये आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा इसका फर्दर यहाँ से किस डायरेक्शन में ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड में 470 के आसपास अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है वहां इसको वापस से रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक सिलेक्टिव स्टॉक्स है, लेकिन आज का ऑटो में कम से कम स्टार आप देख रहे होंगे तो टाटा मोटर्स भी है। बड़ी वजह भी है कि अगर हो सकता है कल ईवी को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आए तो टाटा मोटर और बेनिफिशियरी हो सकता है। आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजेश सर, एक बार जिनके पास पोजीशन है लेके जाने की हिम्मत करें क्या सर? टाटा मोटर्स 4% ऊपर, कोई वैसी खबर नहीं आई, अभी रिजल्ट पेंडिंग है। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए स्ट्रक्चर तो काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है टाटा मोटर का, और अगर हम देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन भी किया और पूरे ही सेक्टर में इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। और हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है पूरा ऑटोमोबाइल पैक में, स्पेशली टाटा मोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट ये ऑन ए वर्ज ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को पेनिट्रेट करने के लिए बिल्कुल ये बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 520 522 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस अपमूव का। अगर ये लेवल को ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें लगता है इसमें जो फ्लैग फॉर्मेशन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखेगा वीकली सेटअप पे, और स्टॉक में जो टारगेट बनेंगे करीब 545 550 तक के भी शॉर्ट टर्म में टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं। 510 का स्टॉप लॉस रखें। जब तक ये स्टॉक 510 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ही होना चाहिए। ब्रेकआउट इसका होगा 522 523 के ऊपर। जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो 545 तक के टारगेट बहुत जल्द इसमें आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। सेटअप पॉजिटिव, और क्योंकि बजट में ऑटो के लिए, ईवी स्पेस के लिए बड़ी सारी बातें की जा रही है कि वहां पर एक अच्छा पुश सरकार की तरफ से मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसका है इमीडिएट रिएक्शन बिफोर द बजट हम कई सारे स्टॉक्स में देख भी रहे हैं। ऐसा ही एक स्पेस फर्टिलाइजर्स अगर आप बात करें यहाँ पर, वहां अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हुए हैं। राजेश, आज इनफैक्ट सुबह हम एक शॉर्ट कॉल भी ट्रैक कर रहे थे अपने चैनल पे कोरोमंडल में बिफोर द बजट, विच इज सरप्राइजिंग। और अब पूरा स्पेस पे आप देखें तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट का नजरिया क्या लग रहा है, ज्यादा इस पे अच्छा खासा एक रैली आ चुकी थी उसे बुक कर रहे हैं ट्रेडर्स, या फिर देयर सीम्स टू बी सम मिस हियर? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए एक रैली जरूर बन चुकी थी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। हमने देखा फर्टिलाइजर और शुगर दोनों ही पैक में एक अच्छा मोमेंटम बना था पिछले कुछ हफ्तों में। ये एक प्रॉफिट टेकिंग है जरूर बजट के पहले। हालांकि अगर इनका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो जिस तरीके की रिकवरी बनी थी और अभी भी ये सारे ही फर्टिलाइजर स्पेस में हमें लगता है कि स्ट्रेंथ तो यहाँ पे विजिबल है। अगर कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है, कुछ अनाउंसमेंट आते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड, तो बिल्कुल हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक्स, सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक वापस अपमूव रिज्यूम होते हुए दिख सकता है। तो कोरोमंडल का अगर हम सेटअप एनालाइज करें जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 788 के आसपास, तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जो एक अपमूव बना था आज थोड़ा सा पॉज आते हुए दिख रहा है स्टॉक में। लेकिन इसके सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि स्टॉक में अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। 825 830 तक के अपसाइड के टारगेट बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर रखना होगा, यहाँ पे करीब रखें स्टॉप लॉस 775 का। अगर ये स्टॉप लॉस वायलेट नहीं होता है तो सेटअप के हिसाब से हमें लगता है स्टॉक 825 830 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख सकता है। 775 का स्टॉप लॉस कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर 790 के लेवल्स पर पोजीशंस को इंटैक्ट रखी जा सकती है। 825 830 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हरे निशान के साथ आज के सत्र में यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही श्रीकांत जी, यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिख रही है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दमदार मूव निफ्टी आईटी ने और अच्छी परफॉर्मेंस इनफैक्ट दिखाई है। 959 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और मिड कैप आईटी अगर देखें टाटा एलेक्सी, यहां पर हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच ट्रेड है, करीब 6-6.25% की बढ़त पर कामकाज देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आईटी स्पेस पर, पर्टिकुलरली मिड कैप आईटी में टाटा एलेक्सी पर? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि जो हमने एक वर्टिकल सेल ऑफ देखा था निफ्टी आईटी में,
उसी में हमने एक पुल बैक का ट्रेंड अभी देखा है और मुझे लगता है कि शायद ये पुल बैक का ट्रेंड और जारी रहेगा जब तक बजट की अनाउंसमेंट ना आ जाए, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर हमेशा मार्केट में पार्टिसिपेट करता है और टीसीएस, इन्फोसिस वैसे देखे जाए तो काफी गिर चुके थे और वहां पे रिबाउंड आना तो तय था, तो शायद उसमें हमने रिकवरी देखी है। लेकिन सबसे बड़ी जो रिकवरी देखी है वो टाटा एल्क्सी में देखी है और इनफैक्ट हम हमेशा ही देखते आ रहे हैं कि इसने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाया है वो काफी काबिले तारीफ है और 7,630 650 के करीब ये काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और जैसे टाटा मोटर्स के नंबर्स एक्सपेक्टेड है या तो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में जैसे हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स और परफॉर्म कर सकता है और ईवी के लिए और भी ऑटोमेशन के बहुत सारे जो एक एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, मुझे लगता है कि टाटा एल्क्सी यहाँ से और भी अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। प्योरली टेक्निकल की बात करें हमें लगता है कि ये 7,700 के बाद एक बार 8,000 8,200 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई पोजीशन हो तो उसे होल्ड करके रखे। अगर यहाँ से अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू रखिए, 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स और देखें। हमें लगता है काफी अच्छे रिटर्न्स इसमें बन सकते हैं, लेकिन 3 से 6 महीने का नजरिया रखना पड़ेगा। हमें लगता है इवेंचुअली टेक्निकल के बेसिस पे ये स्टॉक 10,000 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है राजेश सर, हम वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे शेयर्स तो आपसे पूछ रहे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड है, कहीं ना कहीं मोमेंटम है, न्यूज है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो और आप उस शेयर को देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बता दीजिए। आप खुद से बता दीजिए ये शेयर पे मेरी नजर है। तो डिम्पी जी बिल्कुल आपने टाटा मोटर तो एक राइटली पॉइंट आउट किया और काफी अच्छा मूव इसमें बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि बैंकिंग में स्पेशली पीएसयू बैंक को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से पीएसयू बैंक में मोमेंटम बना हुआ है, हमें लगता है एसबीआई को बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके से सेटअप बने हैं एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हमें लगता है कि लार्ज कैप पीएसयू बैंक एसबीआई के साथ जाना चाहिए। 538 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है यहाँ पे एसबीआई में 555 560 तक की अपसाइड बिल्कुल बनते हुए दिख सकती है, तो 528 के स्टॉप लॉस से एसबीआई भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है या सेक्टर जिसको बोले हम वो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है आईटी सेक्टर। एक बड़े करेक्शन के बाद वापस से सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है और हमें यहाँ पे टीसीएस काफी पसंद है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50-डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके बाउंस देता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके का स्टॉक में करेक्शन के बाद रिवर्सल बनता है, हमें लगा है रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी फेवरेबल है सेटअप। ऑलरेडी बायबैक तो अनाउंस है, डेट वेटेड है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग एक्शन लोअर साइड पे बनते हुए दिखता है तो हमें लगता है टीसीएस को यहाँ पे मिस नहीं करना चाहिए। 37-38 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। छोटे स्टॉप लॉस से बाय करें, 3700 का स्टॉप लॉस रख ले। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आगे आने वाले दिनों में 3840 तक देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी सेक्टर भी हमें लगता है वापस से यहाँ पे कमांड में आते हुए दिखेगा और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ से बनता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर पर राजेश की राय अभी पॉजिटिव और देख भी रहा है कि एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक इतना ज्यादा इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा जो ग्रोथ स्टॉक ओवरऑल ना सिर्फ इंडियन बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने ग्रोथ स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई होते हुए दिखाई दी और अब वहां पर एक बाउंस बैक आपको दिख रहा है। यूएस मार्केट्स में भी कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है पिछले 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में वहां के, और अब इंडियन मार्केट्स में भी उसी तरह का एक सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन इस वक्त आप कई सारी पॉकेट्स देख रहे हैं क्लियरली बिफोर द बजट। सीमेंट पैक आप पूरा देखें, वहां पर आपको अच्छे लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छा मोमेंटम आपको ग्रासिम, जेके सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स, इन सभी काउंटर्स में आपको दिखाई दे रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स यहाँ पर कहां और मौके हो सकते हैं श्रीकांत बिफोर द बजट अगर किसी को बीटीएसटी करने हो तो देखिए मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर ही फोकस करें और इसका रीजन यही है कि ये स्टॉक पिछले कम से कम 5 या 6 महीने से कई बार 7,200 के करीब आया है और 7,200 के करीब आने के बाद 7,700 या 7,800 के लेवल्स भी इसने छुए हैं। और इस बार भी हमें लगता नहीं कि कोई बड़ा सीमेंट के लिए या कमोडिटीज के लिए कोई नेगेटिव ट्रिगर आएगा और इसी वजह से हमें लगता है कि शायद अगर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो हमें लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनेगी और उसमें अल्ट्राटेक एक काफी कॉन्फिडेंट प्ले है एट करंट लेवल्स टू बाय। साथ ही साथ हमें लगता है कि एसीसी के भी नंबर्स काफी अच्छे थे और यहाँ पे भी हमें लगता है कि लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। इनफैक्ट इसने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है पिछले 6 महीने में और अगर 2280 में अगर मैं बीटीएसटी के बेसिस पे अगर एसीसी को लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2250 का। टारगेट्स जो नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 2350 से लेकर 2375 के।
तो क्लियरली अल्ट्राटेक और एसीसी सीमेंट स्पेस में दो दिग्गज कंपनियां जिस पर फोकस करके हम चल सकते हैं। सीमेंट स्पेस का परफॉर्मेंस भी जो है काफी हम देख रहे हैं अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कनेक्टिंग सेक्टर अभी रोड एंड इंफ्रा पर श्रीकांत जी की राय राजेश जी हम जान ही रहे थे, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस पर आपका नजरिया क्या है? क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर की भी बड़ी सारी उम्मीदें हैं बजट से, और अब क्योंकि बजट बिल्कुल पास है, कल यहाँ पर बजट की अनाउंसमेंट से पहले रियल एस्टेट स्पेस में जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, करीब 3-3.5% की बढ़त निफ्टी रियलिटी इंडेक्स देख रहा है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स जो आप पिक करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो मानसी जी देखिए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की, और ये सारे ही स्टॉक्स हमें यहाँ पे पसंद आते हैं और हमें लगता है रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट रियल एस्टेट स्पेस से रिलेटेड भी बजट में हमें लगता है कि कुछ आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे डीएलएफ का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लगता है और ब्रिगेड इंटरप्राइज, दोनों स्टॉक हमें लगता है ये दोनों स्टॉक्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। डीएलएफ का सेटअप की बात करें तो 392 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस से रिकवरी दिखाई, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से स्टॉक ने बाउंस दिया है 365 368, ये किसके मल्टीपल सपोर्ट जोन थे, वहीं से स्टॉक ने बाउंस दिया है। तो अब ये हमें लगता है ये पुलबैक जो बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 415 से 420 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है शॉर्ट टर्म में, और वो ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो स्टॉक वापस अपने पुराने स्विंग हाई 445 450 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो डीएलएफ यहाँ पे पसंद है हमें, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा बाय करने के लिए करीब 382 के आसपास। और दूसरा स्टॉक ब्रिगेड हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है मिड कैप स्पेस में। ये स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके से कंसोलिडेशन इसमें वीकली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो कि है करीब इसमें 513 514 के आसपास, उसको बिल्कुल यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। और हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा 515 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा तो स्टॉक में एक फ्रेश न्यू बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को 545 550 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ब्रिगेड भी बाय किया जा सकता है 496 के स्टॉप लॉस से। श्रीकांत, हम वो सारे शेयर्स पूछ रहे हैं जहां पे कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम है। आज की अगर आप पूरे बाजार के सेटअप को देखेंगे ना तो आईटी ने काफी हेल्प की है आज बाजार को रोकने में, निफ्टी को और वैसे भी स्ट्रेंथ लेने में। एक शेयर मेरी लिस्ट में जिसको मैंने अभी सुपर ट्रेंड डाल के, एक इंडिकेटर होता है उसको डाल के चेक किया, वो था एचसीएल टेक। अगर आप एचसीएल टेक को देखेंगे तो इसमें दोनों फ्लेवर है, एक तो बाजार का हेज भी है और दूसरा ये अपने आप में बाय लिस्ट में भी आया है। क्या मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ कि एचसीएल टेक को यहाँ कुछ पोजीशंस ली जा सकती हैं क्या? और एक कम से कम 200 रुपए के लिए होगा? देखिए, वैसे नो डाउट स्टॉक काफी गिर चुका है, लेकिन इसमें रिकवरी अभी भी मिसिंग है। और अगर इस रिकवरी को अगर और अच्छे तेज पुल बैक में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे लगता है कि जो इसके आज के हाईज है इसे क्रॉस करना जरूरी है। और अभी तकरीबन चल रहा है 1090-95 के करीब, लेकिन अगर ये 1115 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल एक अच्छा पुल बैक दे सकता है, क्योंकि इसमें सेल ऑफ काफी शार्प था और ये अनवारंटेड सेल ऑफ था, क्योंकि 1350 से स्टॉक लगातार गिरते गिरते 1090 के करीब आया है। तो हमें लगता है कि पहले एक पुल बैक देखने मिलेगा, उसके बाद शायद कंसोलिडेशन हमें और देखने मिल सकता है, लेकिन 1115 का एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके बाद ही हम तेजी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। इस वक्त आप मार्केट को देखें तो ऊपर हम जब खुले आज जिस रेंज के पास खुले थे ऑलमोस्ट उसी के पास अब फिर से वापस लौटते हुए दिखाई दे रहा है। 17,300 के पास हम खुले थे और उसी के पास बाजार आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छा पुल बैक अटेम्प्ट किया था फर्स्ट 15 हाफ एन आवर में, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वहां कुछ करेक्शन आई और उन काउंटर्स पे मेजरली प्रॉफिट बुकिंग आई, जहां रिजल्ट्स के बाद एक अच्छे गैप अप का फायदा ट्रेडर्स को मिला था। लेकिन अभी बाजार में हम जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं उसमें पीएसयू बैंक स्पेस अच्छा दिखाई दे रहा है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक चाहे भले ही आज थोड़े दबाव झेल रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ स्टील पैक से तो वहां एक बाउंस बैक आज सुबह सारे स्टील काउंटर से दिखा है, लेकिन फिलहाल उस मोमेंटम को इतना खास सस्टेन नहीं किया बाजार ने। एक बार और कुछ और काउंटर्स पे भी नजर ले लेते हैं वेरी क्विकली। आपका क्या राय रहेगा राजेश, यहाँ पर बीटीएसटी करना हो, आप कौन से स्पेसिफिक, अगर आपको 2 या 3 ट्रेड पिक करने हो बिफोर द बजट, आप कौन से सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक पिक करेंगे आप? इनका जी मैं यहाँ पे एल&टी लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में देखें तो एक जो डिप मिला था उसको जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट में कन्वर्ट हुआ है और 1900 के ऊपर वापस ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है एल&टी को यहाँ पे
BTST लेके जाना चाहिए। यहाँ पे हमें लगता है स्टॉप लॉस रखे करीब 1870 का, और अपसाइड में हमें लगता है 1950 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। और जो दूसरा स्टॉक है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टाटा मोटर का, हमें लगता है टाटा मोटर बिल्कुल BTST कैरी करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लग रहा है 535 540 तक के अपसाइड के टारगेट BTST पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। 510 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। दो स्टॉक हमें लगता है कि BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किए जा सकते हैं, और कल ओपनिंग में हमें लगता है गैप अप इन दोनों स्टॉक्स में मिल सकते हैं। 4 मिनट रह गए बाजार बंद होने का। एक व्यू पॉइंट यह भी मिलता है कि अगर कल बजट के बाद मार्केट में सब कुछ ठीक रहता है तो हम कितना ऊपर आ सकते हैं, अगर मार्केट की उम्मीद के मुताबिक बजट नहीं रहता तो हम कितना नीचे आ सकते हैं। ये हो सकता है आपको कल ही पता लगे, लेकिन उसका कुछ गैस, कुछ फ्रेमवर्क आज भी थोड़ा बहुत नोटिस किया जा सकता है। श्रीकांत, एक क्वेश्चन होगा, हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ है और थोड़ा हाइपोथेटिकल भी आपको लगेगा कि ये बात क्या पूछ रहे डिम्पी जी, लेकिन बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कल बजट उम्मीद के मुताबिक रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो क्या 18,000 हो जाएगा निफ्टी? एक तो ये बात, और अगर नहीं रहा तो 16,800 भी टूट जाएगा निफ्टी का। देखिए, अगर नहीं रहा तो बिल्कुल हम 16,800 को तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एफआई की जो बिकवाली है वो बिल्कुल बनी है, और एफआई की पोजीशन जो अगर आप देखेंगे एफएनओ में जो बनी है वो भी शॉर्ट की तरफ की बनी है। तो अगर उम्मीद के मुताबिक अगर नहीं रहा तो एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगा, और इसकी वजह से हमें लगता है कि मार्केट एक बार 16,800 के लेवल्स तोड़ सकता है। इनफैक्ट आज की जो रिकवरी हमने देखी थी, और अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले जो निफ्टी का जो लेवल था वो 17,400 के करीब का था, लेकिन वापस ये नीचे आ चुका है। हाँ, अगर मार्केट उम्मीद के मुताबिक, अगर बजट अगर उम्मीद के मुताबिक ही अगर रहा तो हमें लगता है फिर एक बार हम 17,700 या 17,800 के लेवल्स दे सकते हैं। लेकिन 18,000 के लेवल्स को क्रॉस करने के लिए हमें लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट की जरूरत है, काफी एक बड़ी अनाउंसमेंट की जरूरत है, तभी जाके इनमें एक बड़ा जो शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड है वो बनेगा, और इसके बाद इस मार्केट में एक अच्छी तेजी हम देख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 17,400 के लेवल्स अगर दोबारा मार्केट क्रॉस करता है तो 17,800 तक हम देख सकते हैं निफ्टी को, और 16,800 को अगर निफ्टी अगर ब्रेक कर लेता है तो 16,400 से लेकर 16,000 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। बात वहीं पर आ रही है डिम्पी की, आप उसी लेवल पर आप क्लोज करना चाह रहे हैं। और लेकिन अगर पिछले बजट की बात करें, और इनफैक्ट पुराने सारे बजट की, तो प्री बजट में वीकनेस ज्यादातर ट्रेंड में हिस्टोरिकली दिखी है, लेकिन बजट वाले दिन अगर याद हो आपको डिम्पी, पिछले साल भी 5% की तेजी आपको सिर्फ निफ्टी पर दिखाई दी थी। लेकिन जिस तरह से श्रीकांत ने बात शुरू की कि 17,400 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए कौन सा एक बड़ा पुश होगा, क्या बूस्टर डोज सरकार दे सकती है कि जिसके चलते मार्केट रिवॉर्ड करेगा? अभी वो टैक्स है, वो टैक्स में कुछ अगर कर दे गवर्नमेंट, रियायत दे दे अच्छे से, तो फिर हो सकता है कुछ। इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने फिस्कल स्पेस की भी बात कर दी, कैपेक्स की बात कर दी, रेलवे को बूस्ट मिलेगा, तो अब जो रह गया वो सिर्फ टैक्स ही रहेगा। तो ओवरऑल यानी आज के बाजार को अगर रैप अप करें तो आप जहां जिस लेवल के पास खोल रहे थे, आप 17,300 के पास खुले थे, 200 पॉइंट्स ऊपर खुले थे, आप उसी के पास क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी अपने मोमेंटम को जरूर खोया, लेकिन फिर भी PSU बैंक स्पेस से जिस तरह की आज मूव देखने को मिली है, इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद हमने देखा जितने भी इंफ्रा स्पेस है, चाहे वो इंफ्रा हो, सीमेंट हो, या फिर जितने भी कैपिटल गुड स्पेस हो, वहां पर आपको एक अच्छा पुश दिखाई क्लियरली दे रहा है। ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी, वहां आपको क्लियरली उस पॉकेट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। आपको साथ ही यहाँ पर आपको कुछ स्पेस जहां कंप्लीटली अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रही है, वो है फर्टिलाइजर स्पेस। बिल्कुल, और बाजार जिन लेवल्स पर खुला था उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद होता हुआ करंट आप देख पाएंगे। जिस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देख रहे हैं, एक बार जरा जिन स्टॉक्स में ज्यादातर एक्शन दिखा है, टेक महिंद्रा करीब 5% की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए, टाटा मोटर्स में आप देखिए 4% की तेजी है, वहीं BPCL, विप्रो, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, ये तमाम स्टॉक्स 2.5 से लेकर 4% तक की बढ़त यहां पर दिखाते हुए। कमजोरी कहां पर हावी होती हुई दिखी? चुनिंदा शेयर्स ही रहे जो कि कमजोर थे, लेकिन UPL, टाटा स्टील, हिंडाल्को, HUL, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में कमजोरी के साथ ट्रेड्स हमने देखे। लॉन्ग्स बिल्ट अप होते हुए, इन्फो एज बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन आज हमने देखा, सुबह से ही हम इस पर राय भी दे रहे थे, और 11% की बढ़त के साथ यहां पर अब भी तेजी पर क्लोजिंग होती हुई। माइंडट्री IT स्पेस का दिन रहा, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही IT स्पेस ने लगातार एक्शन पकड़ा, और एक्शन जो है वो बिल्कुल बरकरार है। L&T इन्फोटेक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स जो कि अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। बैंकिंग स्पेस के तमाम कंपनियों के कुछ नंबर्स आते हुए दिखे, जिसके ठीक बाद यहाँ पर एक इम्पैक्ट आपने पड़ता हुआ देखा है। UBL,
इंडियन होटल्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, टेक महिंद्रा जैसे शेयर्स भी रहे जो कि फोकस में रहे और रेलवे पर खास पेशकश हमने खास हमारी एक्सक्लूसिव बताई। उसके ठीक बाद इकोनॉमिक सर्वे पर भी उस पर बातचीत होती हुई दिखी। रेलवे से जुड़े स्टॉक्स में भी देखिए मूड माहौल जो है पॉजिटिविटी की तरफ भी आया। सीटीसी का स्टॉक करीब 3% की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ। आईएक्स करीब 1.25% की तेजी दिखाते हुए क्लियरली यहाँ पर बढ़त के साथ। बाजार का मूड माहौल बिल्कुल पॉजिटिव। यहाँ पर क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए और क्लोजिंग रेट्स अगर आप देखेंगे बाजार में 17,340 के स्तर पर निफ्टी का कामकाज बंद होता हुआ 34,885 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी आप कामकाज देखते हो और सेंसेक्स जो है 58,000 के पार ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग के दरमियान देखने को मिला। ग्लोबल बाजार से पॉजिटिव संकेत जिससे शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी। उसके ठीक बाद मार्केट में एक्शन भरपूर रहा जिसके बल पर और साथ ही इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद बाजार की तेजी बिल्कुल कायम रहती हुई दिखी। चलिए इसी के साथ मुझे, प्रियंका को और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत। लेकिन कल एक बड़ा इवेंट है जिसकी तैयारी हमने आपकी करवा दी है। हमारी खास पेशकश, काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे उम्मीदें, सब कुछ हम आपको बताते रहे। डिम्पी, प्रियंका वीकडेज ही नहीं वीकेंड पर भी हमने साथ निभाया और कल अब जब ये इतना बड़ा इवेंट हमारे सामने है क्या कुछ होता हुआ दिखता है, सरकार की तरफ से क्या आता है ये जानना होगा। एक्सपर्ट्स को एक बार शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने टॉप रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार से जुड़ी ढेर सारी खबरें हैं। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।